हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेस्पिरेशन के, जैसा कि प्रीवियस वीडियो से ये वीडियो कंटिन्यू है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 जो है क्वेश्चन का उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दिया था। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन के और सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप देखेंगे करीब यहाँ पे अभी तक का 2008 से लेकर 2020 तक इससे 30 to 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 10 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। पार्ट जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, तो यहाँ पे ये जो आई का बटन आया है इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बार बार वही सब सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस से, पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, क्रेब्स साइकिल से, लास्ट का आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, कौन से कहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल वगैरह से। तो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यही सब सारी चीज़ें थी। 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो। उससे पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन है उन बच्चों के लिए जो CSIR नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अनअकैडमी जो है आपके लिए लाया है कंप्लीट कोर्स, जो जून 2021 का पेपर होगा उसके लिए। तो जो भी स्टूडेंट आप में से इंटरेस्टेड हो कंप्लीट कोर्स करने के लिए CSIR जून 2021 के लिए, तो अनअकैडमी स्टार्ट करने जा रहा है ये कोर्स अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ में। और ये जो बैच है ये आपका स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी 2021 से। ओके, और एक बात है कि ये जो बैच है आने वाला है, ठीक है, मतलब अभी आपके पास टाइम है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ये कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि जो CSIR है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है आपके लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस हाई भी करने वाला है अनअकैडमी, तो इससे पहले ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और तो हमारा जो है रेफरल कोड बॉटनी 10 वहाँ पे ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ इसकी वेबसाइट। तो ये रहा, आप यहाँ पे देखिए कोर्स है कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR जून 2021। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप इसके मेन पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR जून 2021 लाइफ साइंसेज, डिफरेंट बैचेस हैं। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स खुशबू अग्रवाल, ज्योति कुमारी, एंड देयर इज़ वन मोर, यहाँ पे हैं खुशबू अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पे इस कोर्स में जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो पूरा का पूरा जो CSIR लाइफ साइंस का वो है सिलेबस है वो आपको कवर कराएंगे। अगर आप किसी भी स्टेज पे हैं अपने प्रिपरेशन के, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे खुशबू अग्रवाल, ये गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ज्योति कुमारी ये भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और आरती रानी। तो ये सारे हैं यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स जो आपको यहाँ पे सब सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, अब आते हैं अपने लेक्चर पे। ओके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आप आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ EMP पाथवे इज। EMP पाथवे जिसे आप क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोसॉल में होता है आपका, और सबसे जो कॉमन पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का वो इमिडन मेयरहॉफ पारनास पाथवे है, जो उसको डिस्कवर किया था आपके गस्टो इमिडन, ओटो मेयरहॉफ और जैकब कैरोल पारनास ने। इसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया था। तो जो आपका EMP पाथवे है वो ये जो ग्लाइकोलिसिस का आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये जो आपको पढ़ाया जाता है, ये एक्चुअली मोस्ट कॉमन पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का, EMP पाथवे ही है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका, थर्ड इमिडन मेयरहॉफ पारनास पाथवे। ये केवल नाम से है, नाम ही आपसे पूछा गया है, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। इन TCA साइकिल विच वन इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपका TCA साइकिल है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो अल्टरनेट नेम रखे गए हैं वो आपको याद रखने होंगे। TCA साइकिल है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कैल्विन साइकिल से, क्या है क्रेब साइकिल अलग है। तो वही सारे चीज़ है, क्रेब साइकिल, EMP पाथवे, TCA साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, सारी चीज़ें एक ही है। ये जो अल्टरनेट नेम्स हैं ये आपको वहाँ पे याद रखने हैं। तो जो TCA साइकिल है ये एक्चुअली आपका क्रेब साइकिल ही है, और वहाँ पे
इसमें पूछा है आप करेक्ट सीक्वेंस बताइए जो वहाँ पे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। जैसे पायरुविक एसिड जब आता है, ठीक, पायरुविक एसिड से आगे क्या बनता है, फिर साइट्रिक एसिड मान लीजिए बना तो साइट्रिक एसिड के आगे क्या बनता है, क्रेब साइकिल। ये देखिए यही है आपका ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, या जिसे आप क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, यही है। इसमें ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं आपके, ये किस ऑर्डर में फॉर्म हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एकोनिटेज के बाद सीधे साइट्रेट के बाद सीधे सक्सीनल कोएंजाइम ए बन गया, या सक्सीनल कोएंजाइम के बाद सीधे मैलेट बन जाता है, ऐसा नहीं है। ये सारे पाथवेज हैं, ये एक ऑर्डर में होते हैं। तो यही ऑर्डर जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको क्रेब साइकिल का आइडिया होता, अगर आपको इसका ओवरव्यू का आइडिया है, आपने पढ़ा है कि हाँ बहुत ही ईजी है, आप याद रख सकते, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनता है या सिस एकोनिटेज इंटरमीडिएट बनता है, ठीक, साइट्रेट फिर सिस एकोनेट आइसोसाइट्रेट, फिर उससे अल्फा कीटोग्लूटेट सक्सीनल कोएंजाइम है। और ये पाथवे जो है आपको याद भी करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप पूछता है किस स्टेप में CO2 निकल रहा है, ठीक, जैसे ये है, यहाँ पे एक CO2 निकला, यहाँ पे एक CO2 निकला, फिर कहाँ पे GTP बन रहा है आपका, कहाँ पे FeDH2 आपका जनरेट होता है, कहाँ पे आपका NADH बन रहा है। तो ये जो साइकिल है ये आपको याद ही रखना है और इम्पॉर्टेंट है। इसी पे बेस बहुत सारे पिछले वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे भी देखिए पूछा गया है, ठीक। तो करेक्ट ऑर्डर आप देखेंगे तो पायरुविक एसिड से ही स्टार्ट होता है। पायरुविक एसिड जो है आपका आता है, उससे एस्टिल कोएंजाइम ए बनता है, फिर एस्टिल कोएंजाइम से क्या बनता है आपका साइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे आपको साइट्रेट या जिसे आप साइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन में आपका साइट्रिक एसिड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला गड़बड़ है, ये ऑक्सैलिक एसिड से स्टार्ट हुआ है, तो फोर्थ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। पायरुविक एसिड से साइट्रिक एसिड बनेगा, ओके। अब साइट्रिक एसिड के बाद ये देखिए सिस एकोनिटिक एसिड बन रहा है, ये देखिए सिस या एकोनिटेट भी सब वही चीज़ें हैं, एकोनिटिक एसिड बोलिए, साइट्रेट बोलिए, साइट्रिक एसिड बोलिए, वही चीज़ है, ठीक। तो ये बना आपका ये। और आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसमें पायरुविक एसिड साइट्रिक एसिड बना, इसके बाद सीधे इसने ऑक्सैलिक दिखा दिया है थर्ड वाले में, इसके बाद सीधे अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड दिखा दिया है। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है ये करेक्ट है, पायरुविक एसिड है, फिर साइट्रिक एसिड बनेगा, फिर सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, आइसोसाइट्रिक एसिड बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटिक, जो आप इस साइकिल में देख सकते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला ये जो कहाँ पे ये सारी चीज़ें निकलती हैं, ये भी क्वेश्चन में आएगा, अभी आपको आगे ही मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। साइटोक्रोम C के बारे में यहाँ पे पूछा है। साइटोक्रोम C एक्चुअली आपको कहाँ पे मिलेगा, मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था। ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे पायरुवेट का क्या बन जाता है, एस्टिल कोएंजाइम में, और वही एस्टिल कोएंजाइम में यहाँ पे आपका एंट्री लेता है क्रेब साइकिल में, और जो क्रेब साइकिल से आपका NADH और FeDH2 ये सब बनते हैं, इसका हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वहाँ पे, या जिसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल ऑक्सीजन का यूज़ होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जाती हैं, जहाँ पे इनसे ATP इलेक्ट्रॉन इनसे ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर H+ मूव होते हैं उधर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया के, और उसके वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स वहाँ पे बनता है, और फिर ATP सिंथेसिस का यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, ATP का सिंथेसिस। तो साइटोक्रोम C वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 एंड 5 मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में। तो वहाँ पे साइटोक्रोम C भी इन्वॉल्व होता है। तो कह रहा है ये फ्रीली सॉल्युबल प्रोटीन है माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक, जो वहाँ पे स्पेस होता है वहाँ पे साइटोक्रोम C जो होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है। और पर पूछा है किसके किसके बिटवीन ये मूव करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह है, ये 2 कॉम्प्लेक्सेस के बीच में है, ठीक। और करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ही है, कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th के बीच में ही जो है साइटोक्रोम C ट्रैवल करता है, मूव करता है। ये देखिए, ये फिगर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। साइटोक्रोम C का लोकेशन देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या जो भी एंजाइम्स है ये कहाँ पे रहती हैं, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इनर मेम्ब्रेन पे आप देखिए लोकेशन सारा है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1st है, ये कॉम्प्लेक्स 2nd है, कॉम्प्लेक्स 1st का भी नाम है, अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा जानना है तो इसका नाम भी याद रखिएगा, इसका भी नाम है अलग से, इसका भी नाम अलग है, कॉम्प्लेक्स 3rd का भी नाम है।
और कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में जैसा मैंने आपको बताया ये साइटोक्रोम 3 रहता है। ये एक्चुअली NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर कोएंजाइम Q भी है वहाँ पे। NADH क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देता है, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को देता है, कोएंजाइम Q इसको इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है, और ऐसे FADH2 किसको देता है, FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकेंड को देता है। तो NADH फर्स्ट को देगा, FADH2 सेकेंड को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों से फिर ये लेता है कोएंजाइम Q, देता है फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड को, थर्ड वाले से फिर यही जो साइटोक्रोम 3 है ये इसको ले जाता है कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। और इसी बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में यहाँ पे ये देखिए 4H+ जो प्रोटॉन है ये मैट्रिक्स से, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजे जाते हैं, और यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और फिर वही H+ का कंसंट्रेशन हम फिर से मैट्रिक्स में मूव कराते हैं, उसका पावर का यूज़ करते हैं, और ये जो ATP सिंथेज है आपका ये ADP से ATP बना लेता है। तो ठीक है, तो मतलब यही है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि NADH से कितने ATP बनता है, FADH2 से कितने वो बनता है। तो NADH जो है ये देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को दिया 4 प्रोटॉन इधर, 4 प्रोटॉन इधर, और फिर इधर भी आया 2 प्रोटॉन इधर, कुल मिला के कितना हो गया 4 4 8 2 10। तो NADH जो है आपका करीब 10 आपका वो देता है प्रोटॉन, और आप समझ लीजिए 3 प्रोटॉन से लगभग एक ATP बनता है। इसीलिए NADH से आप देखेंगे आपको क्या दिखाया जाता है, करीब 3 ATP आपको दिखाया जाता है। और वहीं FADH2 की बात करें तो सीधे कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है, तो इससे केवल 4 2 6 H+ जो है मूव होता है, और मैंने आपको बोला ना 3 H+ से आप मान के चलिए एक ATP बनता है, तो 6, तो इसीलिए ये 2 ही ATP इसीलिए आपको बताया जाता है। ठीक, फैक्ट है इसके बीच में। तो साइटोक्रोम 3 का लोकेशन, तो यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, यही बार बार आएगा। अभी देखिए फिर से रिपीट होगा। अब देखिए ओलिगोमाइसिन के बारे में पूछा, ओलिगोमाइसिन किसको इनहिबिट करता है। ओलिगोमाइसिन अगर आप ATP सिंथेज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, जो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके इनहिबिटर्स क्या क्या है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। उनमें से एक ओलिगोमाइसिन है। कई सारे इनहिबिटर्स हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को टारगेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड को टारगेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड को टारगेट कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। वैसे ही ओलिगोमाइसिन जो है वो जो आपका ATP सिंथेज है इसमें 2 पार्ट होता है, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, आगे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें FO पार्ट होता है और F1 पार्ट होता है। अब जो FO में O है ये ओलिगोमाइसिन के लिए ही स्टैंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये किसको करता है, ओलिगोमाइसिन F0 पार्ट ऑफ H+ ATPase। ध्यान रखिएगा ATPase, ये जो ATP सिंथेज है इसका नाम H+ ATPase भी है, क्योंकि ये तो है एक ट्रांसपोर्टर ही जो H+ आयन का मूव कराता है। ठीक, तो ये H+ ATPase है, तो इसी को ये इनहिबिट करता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दिखा दूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चन नंबर 14 का नीचे इसे मैंने बनाया, इसलिए आपके लिए डिटेल मैंने बताया। ओलिगोमाइसिन A जो होता है वो इनहिबिट करता है ATP सिंथेज को बाय ब्लॉकिंग इट्स प्रोटॉन चैनल। प्रोटॉन चैनल क्या होता है, ये देखिए ये मेम्ब्रेन में है, ये एक्चुअली चैनल ही है। ये F0 सब यूनिट है और ये F1 यूनिट, ये देखिए F0 FO यूनिट और F1 यूनिट, ठीक, विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP टू ATP। और ये नेसेसरी है, अगर ये काम नहीं करेगा तो आपका ATP नहीं बनेगा। ठीक, तो ये देखिए H+ ट्रांसपोर्टिंग ATP सिंथेज, जिसे कॉम्प्लेक्स 5th भी कहते हैं। ठीक, देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आपने देखा ऊपर ना, यहाँ पे लोकेशन वही था, तो यहाँ पे भी सेम है। प्रोटॉन चैनल होता है ये F0 यूनिट, और एक बाहर निकलता है, देखिए 3H+ भी है, मतलब 3H से एक ATP लगभग बनता है। तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, वो याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछ रहा है कहाँ पे होता है, राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में या वैक्यूल में। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एनारोबिक रेस्पिरेशन आप हमेशा से ध्यान रखिए कि ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक, जैसे ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से पायरुवेट तो साइटोसॉल में ही बनता है। फिर पायरुवेट अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब ये अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पे एस्टल कोएंजाइम बनता है इससे, और फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, और फिर इसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ये जो इनर, ये देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला जो पोर्शन होता है जिसको अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यही सारे कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा।
तो यहाँ पे जो NADH और FADH2 क्रेब्स साइकिल बनते हैं उससे यहीं पे ATP बन जाता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है, तो ये साइटोसोल में ही आपका डिपेंड करता है कि एथेनॉलिक आपका एनारोबिक एस्पिरेशन है या लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो जो भी हो, मैंने आपको 4 टाइप का बताया था, अभी आगे मिलेगा, तो उसके बेसिस पे वहाँ पे वो साइटोसोल में ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये देखिए आगे यहाँ पे डिटेल्ड है, आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन पे ही है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस बाय ईस्ट इज, कह रहा है मोलासेस जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, यहाँ शुगर केन से निकलता है। कह रहा है अगर उसका फर्मेंटेशन आप करते हैं ईस्ट से तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए डायरेक्टली तो आप, मैंने यहाँ पे आंसर आपको बोल दिया है एथिल अल्कोहल, पर आप कैसे जानेंगे, तो उसके लिए आप ये समझिए कि अलग अलग टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं। पहला जैसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, बी जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, डी ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। ये एक्चुअली अलग अलग इसीलिए है क्योंकि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, ये मोस्ट कॉमन टाइप है आपका फर्मेंटेशन का, और ये कुछ फंजाई से यीस्ट होते हैं उनके द्वारा होता है, और हायर प्लांट्स में होता है ये एनरोबिक कंडीशंस में। ठीक, और यही देखिए ईस्ट से ही पूछा है, तो ईस्ट में क्या होगा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है आपका? एथिल अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पायरुविक एसिड जो आपका होता है, ठीक, ये देखिए पायरुवेट या पायरुविक एसिड वही है। ठीक, वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये एस्टल्डिहाइड में बदलता है, फिर एस्टल्डिहाइड जो है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये किस में बदल गया आपका? एथिल अल्कोहल में आपका बदल गया। तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ईस्ट के द्वारा होता है, जिसमें एंड प्रोडक्ट आपका एथिल अल्कोहल बनता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आप जाएंगे तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और हमारे मसल्स में, ह्यूमन में मसल्स में होता है ये, जहाँ पे जो पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा बेक होता है लैक्टिक एसिड में। तो एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, इसीलिए हम इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आप देखेंगे ये एस्टिक एसिड बैक्टीरिया में होता है, यहाँ पे पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन किस में किया जाता है? एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, एसिटल्डिहाइड में, और फिर ये देखिए लास्ट में आपका क्या बन गया? एस्टिक एसिड। इसका ये लेबल ये है, ठीक है, इसका लेबल नीचे मैंने किया था तो ये नीचे हो गया, और यहाँ पे CO2 निकलता है। पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनने में CO2 निकलता है, और फिर एसिटल्डिहाइड से एस्टिक एसिड बनने में H2O भी इसमें शायद लगता है। ओके, तो ये हो गया एस्टिक एसिड फॉर्मेशन बिकॉज अवर एंड प्रोडक्ट इज एस्टिक एसिड। फोर्थ पे ये चौथा टाइप का फर्मेंटेशन हो गया आपका ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन। इट अकर्स इन क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम बैक्टीरिया। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम बैक्टीरिया में होता है। यहाँ पे पायरुविक एसिड को कन्वर्ट पहले किया जाता है एसिटोएस्टिक एसिड में, और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा ब्यूट्रिक एसिड है। तो ये जो नाम है अलग अलग फर्मेंटेशन के, ये डिपेंड है कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आए आप आराम से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज ब्रोकन डाउन इन ग्लाइकोलिसिस देयर इज नेट गेन ऑफ, कह रहा है जब ग्लाइकोलिसिस, ये फिर वही आ गया ग्लाइकोलिसिस आ गया, मैंने पूछा था ये ग्लाइकोलिसिस के आप स्टेप याद रखिए, कहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा एंजाइम लगता है, किससे क्या बन रहा है, कहाँ पे ATP लग रही है, कहाँ पे ATP जनरेट हो रही है, कहाँ पे NADH बनता है। तो ये ATP ग्लाइकोलिसिस का ये आउटलाइन है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो पूरा ग्लूकोज के पूरा ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्लूकोज होता है आपका 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो 2 ATP लगता है, उसके बाद ये 3 कार्बन के कंपाउंड में बदलता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड बनने के बाद जो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों से एक एक NADH बनता है, NADH2 बनता है, और फिर यहाँ पे 2 ATP भी जब निकलता है उसके बाद ये पायरुवेट पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। 2 ATP लगा स्टार्टिंग में और 4 ATP हमारा यहाँ पे निकल गया। ठीक है, मतलब हमें मिला। तो ATP का नेट गेन कितना हुआ हमारा यहाँ पे? 2 ATP का, क्योंकि 2 लगा
और 4 निकला तो नेट गेन क्या हो, मतलब कितना मिला आपको एक्स्ट्रा, तो आपको 2 एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि एक लगा था, 2 लगा था, 2 निकल गया तो वो तो बराबर 0 हो गया, एक एक्स्ट्रा जो आपका मिला। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको 2 जो होता है नेट गेन होता है आपके एटीपी का। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑफ द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे आर। कह रहा है जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे में यूज होते हैं, वो क्या होते हैं? टीपीपी स्पेसिफिक, एफईडी स्पेसिफिक, एनएडी स्पेसिफिक और एनएटीपी स्पेसिफिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्या है। इसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। ये एक यूनिक पाथवे है जो कि क्रिएट करता है प्रोडक्ट्स एसेंशियल इन बॉडी फॉर मेनी रीजंस, और ये वो है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारे बॉडी में यूज़ होते हैं उसके लिए हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का यूज़ करते हैं। और ये जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है ये आपका ग्लाइकोलिसिस का ही अल्टरनेटिव पाथवे है। मतलब जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, जो आपको बताया मैंने इमीडिएट मेयर हाल्फ पाथवे, वो भी एक ग्लाइकोलिसिस का हो गया। और ये एचएमपी शंट पाथवे हो गया जहाँ पे ग्लूकोज का अलग टाइप से ब्रेक डाउन होता है, जिससे हम राइबोस 5 फॉस्फेट, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एक्सेट्रा बनाते हैं। जब सेल को एनएडीपीएच का ज़्यादा यूज़ होता है, राइबोस 5 फॉस्फेट एक्सेट्रा बनाना होता है, तब वो ग्लाइकोलिसिस वैसे नहीं करता कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दे, तब एचएमपी शंट पाथवे चलता है। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है। और ये जो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे के, ये एनएडीपी स्पेसिफिक होती हैं। ठीक, तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिगर में आप देख सकते हैं ये है, ग्लूकोज 6 पाथवे को बदला गया 6 फास्फो ग्लूकानो लैक्टोन में। देखिए एनएडीपी आया इसमें लगा तो एनएडीपीएच बना। ठीक, और एनएडीपी फिर आगे लगा, फिर ये एनएडीपीएच बना। तो ये क्या है, जो एंजाइम है ये एनएडीपी स्पेसिफिक होती हैं। ठीक, एनएडीएच होता है एक, एनएडीपीएच होता है, तो यहाँ पे जो है एनएडीपी आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस कह रहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब होता है तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है आपका? ठीक, अभी मैंने आपको बताया ऊपर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये रहा आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे आप देखें पायरुविक एसिड जो है आपका इसके प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे आएंगे आप, तो आप देखेंगे इसका पायरुवेट है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, क्या है आपका पायरुवेट है। अंडर नॉर्मल कंडीशन आप देखेंगे कि एरोबिक कंडीशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन होता है। ठीक, जो आपका ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन चलता है इसमें ऑक्सीजन ही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। पर यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है जो कि एक समझ लीजिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता। जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए ना जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे यहाँ पे। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में NADH जो होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, डैट अल्टीमेटली कैरीज देम टू पायरुवेट, जो पायरुवेट को इलेक्ट्रॉन कैरी करके देता है। पायरुवेट क्या होता है, वो रिड्यूस होता है लैक्टिक एसिड में और फिर वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरीके से वो क्या करता है, रोल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका पायरुविक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पहले क्या बना, NADH बना, फिर 2 ATP बना, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। अब जो इसे पायरुवेट बना, ठीक, मतलब ग्लाइकोलिसिस हो गया, अब आपका पायरुवेट फर्मेंटेशन होगा। पायरुवेट से क्या बनेगा, 2 लैक्टेट बनेगा। यहाँ पे NAD+ का रीजनरेशन हो जाए, मतलब NADH पायरुवेट NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, लैक्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है आपका पायरुवेट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। दिया है व्हाट हैपेंस टू NADH एट द स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कह रहा है NADH का क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जो ट्रांसपोर्ट चेन अभी NADH किसको इलेक्ट्रॉन देता है, FeDH2 किसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो क्या है। कह रहा है कि NADH का रिड्यूस होता है NADH, या ऑक्सीडाइज होता है, या ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, या गेन करता है प्रोटॉन। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि NADH जो FeDH2 होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो गेन का तो कुछ
वो ही नहीं है इसमें रोल। अब बात आती है कि आपका NADH अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो ये रिड्यूस हो रहा है तो या ऑक्सीडाइज। तो आपको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका सेकेंड, दो इट इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है इन विच ATP इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH और FADH to O2 by a series of electron carriers, complexes वगैरह हैं वहाँ पे। This process which takes place in mitochondria is the main source of ATP। वहाँ पे ATP बनने के लिए सब कुछ होता है कहानी, ठीक। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH और FADH to O2 इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे NADH। तो ये था आपका और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20। और भी मैंने आपको बताया ये जो यहाँ पे 10 सवाल है ये भी पूछे गए हैं। देखिए सिंपल है, वही सब सारे प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब टाइप ऑफ फर्मेंटेशन एक्सेट्रा हो गया, वही ग्लाइकोलिसिस, वही क्रेब्स साइकिल, वही आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पिछले वीडियो में आपने देखा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी देखा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या बार बार पूछा जा रहा है, जो कि अगले एग्जाम के लिए आपसे इससे जो है क्वेश्चन ना छूटे। बाकी के जो सारे एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन के, अभी कुछ ही और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, पार्ट नंबर 3। तब तक देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते भी रहिए इन चीज़ों को बुक से भी। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।